कैसे हो दोस्तों। अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभंकर पांडे आपके लिए मॉडर्न इंडिया के 8वें लेक्चर को लेते हुए। मॉडर्न इंडिया के 8वें लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सिख साम्राज्य के विषय में पढ़ने वाले कि सिख साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और सिख साम्राज्य को अंग्रेजों के द्वारा अपने साम्राज्य में कैसे मिलाया गया। तो सिख साम्राज्य के विषय में पढ़ने से पहले हम जितनी बातें हमने अभी तक के पढ़ी हैं, उन बातों को यदि हम रिकॉल कर ले कि कौन कौन से साम्राज्य का हमने विषय में पढ़ चुके हैं, तो छोटा सा डायग्राम अगर हम भारत के विषय में अगर बनाएं तो ये छोटा सा डायग्राम हमारे भारत बनता है। और इस भारत में हमें दिखाई देता है, हमने सबसे पहले बंगाल पढ़ा, बंगाल के बाद में कर्नाटका देखा, त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद, मराठा, मुगल, अवध, पंजाब, सिंध, इन राज्यों का अधिग्रहण हमें पढ़ना था, जिसमें हमने प्रमुख रूप से बंगाल को पढ़ा, मैसूर को पढ़ा और मराठा को पढ़ा। हैदराबाद रियासत सहायक संधि के माध्यम से मिलती है, तो इसे पढ़ना उतना आवश्यक नहीं रहता है। कर्नाटका सहायक संधि के माध्यम से सहयोगी राज्य के रूप में रहती है। अवध 1857 के विद्रोह के पहले मिलाई जाती है। सिंध 1843 में मिलाया जाता है। मुगल साम्राज्य 1857 के बाद समाप्त हो जाता है और बच जाता है सिख साम्राज्य। इस सिख साम्राज्य को हमें पढ़ना है और इसी सिख साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करना है। जैसे ही सिख साम्राज्य आता है हमारे दिमाग में, तो सिख साम्राज्य के विषय में हमें सबसे पहले सिख दिखाई देता है कि ये सिख जो धर्म था, इस धर्म का उदय कैसे हुआ। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक से मानी जाती है और यहीं से गुरु प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। और इसमें हमें 10 गुरु दिखाई देते हैं, 1 से लेके 10, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनकी मृत्यु होती है 1708 में, और 1708 में मृत्यु के बाद में सिख साम्राज्य का प्रभाव हमें कम होता हुआ दिखाई देता है, सिख सभा। और इसी कारण हमें 1708 के बाद में बंदा बहादुर, जो सिख धर्म के 10वें गुरु का ही शिष्य रहता है, बंदा बहादुर के द्वारा सिख साम्राज्य की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। जब यही व्यक्ति सिख साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो आगे बढ़ाने के दौरान उसकी कुछ जो गतिविधियां रहती है, वे गतिविधियां कहीं ना कहीं मुगलों के खिलाफ हो जाने के कारण हमें दिखाई देता है कि वो मारा जाता है। और मारे जाने के बाद में जो भारत है, उस भारत का पंजाब का क्षेत्र, उस क्षेत्र और पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में खालीपन दिखाई देता है। और इसी खालीपन को पुनः भरने का प्रयास कई सारे लोग करते हैं। पर इसी दौरान 1739 से लेकर 1745 तक के लगातार भारत में अफगानियों का आक्रमण होता है, जिसमें नादिर शाह के द्वारा नेतृत्व दिया जाता है। और यही कारण रहता है कि वर्तमान के पंजाब के क्षेत्र में खालीपन बहुत ज्यादा पनपने लग जाता है, क्योंकि मुगल सत्ता वहां से रिक्त हो जाती है। अफगानी लोग केवल आक्रमण करते हैं, लूट कर चले जाते हैं। तो इसके कारण हमें दिखाई देता है कि वो साम्राज्य ठीक ठाक बैठा नहीं पाते। खालीपन का फायदा उठाते सिख, और सिख धर्म के 12 गुट बनते हैं, जिसे मिसल के नाम से जाना। और ये 12 मिसल सर्वसहमति के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से शासन करते। और इसी 12 मिसल में से एक मिसल रहती है जिसका नाम रहता है सुरकचिया। और इसी मिसल का एक प्रभावशाली व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम रहता है रणजीत सिंह। यही रणजीत सिंह, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, यही रणजीत सिंह आगे चलकर सिख साम्राज्य की स्थापना करता है। और सिख साम्राज्य की जब वो स्थापना करता है, तो वो वर्ष रहता है 1793। गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद में जो भारत है हमारा, उस क्षेत्र पर झेलम नदी से लेकर, सिंध नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र पर वो अधिकार जमाता है और बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। ये जब तक के गद्दी पर रहता है तब तक के साम्राज्य स्थिर रहता है। और जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद में जो शासन तंत्र रहता है,
वो गुटबाजी में बढ़ जाता है और गुटबाजी में बढ़ने के कारण ही इस शासक के बाद में आए हुए जितने भी शासक रहते हैं वो कहीं ना कहीं गुटबाजी के शिकार होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले खड़क सिंह। खड़क सिंह आता है रणजीत सिंह के बाद में। ये रणजीत सिंह के बाद में ननिहाल सिंह आता है। ननिहाल सिंह के बाद में आपको शेर सिंह दिखाई देगा और शेर सिंह के बाद में दिलीप सिंह। पहले के तीन, रणजीत सिंह के बाद के जो तीन शासक रहते हैं आयाराम गयाराम, मतलब 1739 में 1839 में हुई उनकी मृत्यु, और मृत्यु के बाद में 3 वर्षों में ही 3 शासकों का चेहरा देखना पड़ता है। चौथा शासक बनता है दिलीप सिंह, जो कुछ नाबालिग अल्प आयु पुत्र रहता है। इसके कारण अन्य षड्यंत्रकारियों को अपने महत्व की बातों की पूर्ति करने की अनुमति मिल जाती है और यही कहीं ना कहीं साम्राज्य के पतन का भी कारण बनती है। और इसी दौरान क्या होता है, ब्रिटेन की लालसा या ईस्ट इंडिया कंपनी की लालसा लगातार बढ़ जाती है। किसमें? अंग्रेज साम्राज्य विस्तार में। क्यों बढ़ जाती है? कारण इसके पीछे महत्वपूर्ण रहता है, मैं आपको पहले भी बता चलूं। 1750 से लेकर 1850 के बीच में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चली। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई भले ही इंग्लैंड से, पर औद्योगिक क्रांति का धीरे धीरे प्रसार भी होने लगा यूरोप के शेष राज्यों में। जब यूरोप के शेष राज्यों में उद्योग का प्रसार होने लगा, वहां औद्योगिकरण होने लगा, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं फ्रांस बोलूं, जैसे उदाहरण के रूप में मैं स्पेन बोलूं, जैसे उदाहरण के रूप में मैं पुर्तगाल बोलूं, तो इसके कारण उन देशों में भी सस्ती कीमत पर वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तो मतलब ब्रिटेन से एक व्यापारिक क्षेत्र जाते गया, और यही कारण रहा कि उस व्यापारिक क्षेत्र की पूर्ति करने के लिए भारत में नवीन क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाना जरूरी था। और यही कारण रहा कि पंजाब उन्हें एक अच्छा क्षेत्र दिखाई दे रहा था, इसलिए पंजाब के ऊपर उनकी नजरें गड़ी। और 1845 से लेकर 46 तक के पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा सिखों के ऊपर कई सारे सैंक्शंस, कई सारे शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये थी, युद्ध हर्जाना के रूप में 1.5 करोड़ रुपए आरोपित किए गए। 1.5 करोड़ में से जो आरोपित किए गए थे, उसमें से 50 लाख रुपए वो अपने खजाने से देंगे सिख लोग, और 50 लाख रुपए यदि नहीं दे पाते हैं तो सिख साम्राज्य का अमूल धरोहर कश्मीर को बेच दिया जाएगा। और कश्मीर को उन्होंने बेच दिया, गुलाब सिंह को बेच दिया, कोई दिक्कत। इसी के बाद में एक सैनिक अधिकारी सिख साम्राज्य के दरबार में रहे। ये 3 शर्तें रखी गई। ये जब 3 शर्तें रखी गई तो साथ में एक और शर्तों को बढ़ा दिया, और सिख साम्राज्य की जो सेना थी, घुड़सवार सेना और पैदल सेना, उसको कर दिया कम। इसके कारण जो अभिमानी सिख थे वे कहीं ना कहीं अपने आप को शोषित समझने लगे, और उनके द्वारा पुनः युद्ध की घोषणा की गई। और युद्ध की घोषणा के साथ में ये दूसरा आंग्ल सिख युद्ध नहीं हुआ, उसी युद्ध के बाद कुछ ही समय के लिए युद्ध हुआ, और वो युद्ध भैरावेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। जिसके बाद तो अंग्रेजों ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया अब हमारा एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि हमारी एक सैन्य टुकड़ी रहेगी। अब ये सैन्य टुकड़ी जब रहने की बात हुई तो इसके बाद में अंग्रेजों में धीरे धीरे लालसा और बढ़ने लगी। जब लालसा बढ़ने लगी तो ये लालसा तब और ज़्यादा होने लगी जब नया गवर्नर जनरल बनकर हमें एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका नाम था डलहौजी, जिसकी स्पष्ट नीति थी कि जो क्षेत्र पर सब प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव करें, प्रत्यक्ष रूप से आप अधिकार जमाइए। और इसी के द्वारा दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की कूटनीति के माध्यम से शुरुआत की जाती है। और इसके बाद में हमें दिखाई देता है दिलीप सिंह, जो अल्पवयस्क रहता है, उसको निर्वासित कर दिया जाता है ब्रिटेन, और जीत हो जाती है अंग्रेजों की। और अंग्रेजों की जीत हो जाने के बाद में सिख साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन। ये हो गया सिख साम्राज्य। अब हम ये देखते हैं कि भैया सिख साम्राज्य का पतन के क्या कारण है। पतन के इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ, मैं मराठा के विषय में भी बता सकता हूँ उनके पतन के क्या कारण है, पर मैं इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिख के विषय में खासकर,
क्योंकि भैया सिख साम्राज्य की जो फौज थी, जिसकी तुलना एशिया में दूसरी सबसे श्रेष्ठतम फौज के रूप में करते थे, उस साम्राज्य का 4 साल में पतन कैसे होगा? पतन का प्रमुख कारण आंतरिक गुटबाजी। दूसरा प्रमुख कारण अगर हम देखें तो नेतृत्वहीनता। यदि हम तीसरा कारण देखें तो हम ये देखेंगे सुनियोजित योजना का अभाव। ये 3 कारण हमें दिखाई देते हैं सिख साम्राज्य के पतन। इसके बाद में हमें दिखाई देता है कि अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर भारत के राज्यों को अधिग्रहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों को आरोपित किया गया। विभिन्न प्रकार की नीतियों में यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की नीतियों में सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि, दूसरा डलहौजी की हड़प नीति। ये वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति ये क्यों लाई गई? वो युद्ध कर सकते थे और युद्ध करके भी राज्यों को मिला सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? तो मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता दूं। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि कंपनी को नए नए क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए, और हर संभव कोशिश करने के लिए आपको लगातार पैसे की आपूर्ति नहीं होगी, बल्कि आप कूटनीति के माध्यम से राज्यों को मिलाने की कोशिश की। इसीलिए वेलेजली के द्वारा सहायक संधि, जिसकी शुरुआत यदि आप मैं पहले बोलूं डुप्ले के द्वारा की गई थी। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी व्यक्ति था। और उसके बाद में अंग्रेज में सबसे पहले लगाया था क्लाइव के द्वारा, और वृहद स्तर पर लगाया था वेलेजली के द्वारा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर? सहायक संधि उसने लगाई। उसके बाद में डलहौजी की हड़प नीति, और हड़प नीति के माध्यम से कई सारे राज्यों को, जैतपुर, सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी, कई राज्यों को क्या किया गया? मिलाया गया। और इस प्रकार से भारत के राज्यों का अधिग्रहण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अगले लेक्चर में हम अंग्रेजों के द्वारा अब किस प्रकार से शासन किया जाता है, तो शासन के दौरान कौन कौन सी नीतियों को लगाया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का प्रश्न, रणजीत सिंह के बाद आए शासकों का क्रम बताइए। दूसरा प्रश्न, आंग्ल सिख युद्ध में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? धन्यवाद।